बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हाफ, इट्स कंडक्टेंस विल बी। तो पहले तो आपको पता होनी चाहिए कंडक्टेंस क्या होती है। देखिए, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है। तो आपने रेजिस्टेंस के केस में ये पढ़ा हुआ है कि जो आर होता है ये इक्वल होता है रो एल डिवाइडेड बाय ए के इक्वल होता है। मैंने बताया कि ये जो कंडक्टेंस होती है इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो फिर आप इस फार्मूले का भी तो रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये बन जाएगा ए डिवाइडेड बाय रो एल के इक्वल आएगा। अब हमने इस कंडक्टेंस का फार्मूला बना लिया। अब हम इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे। इसमें बता रहा है कि जो लेंथ है इसको हम क्या कर देते हैं, डबल, यानी कि जो लेंथ होगी इसको आपने डबल कर देना है। और साथ में बता रहा है जो एरिया होगा उसको हाफ कर देना है। तो एरिया जो होगा उसको हमने हाफ कर दिया। तो बताएं इसकी कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें वैल्यूज लगाते हैं। G इज इक्वल टू एरिया को कर दें हाफ, जबकि आप लेंथ को कर देंगे डबल। तो सॉल्व करने से बनेगा A इंटू 4 रो एल। अगर आप देखें तो ये A डिवाइडेड बाय रो एल जो कि G के इक्वल आता है। तो आपके पास जो नई वैल्यू बनेगी G प्राइम इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय 4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो कंडक्टेंस होगी वो ओरिजिनल वैल्यू का 1/4 हो जाएगी। हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन है ये करेक्ट है। हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है 100 वाट बल्ब इज स्विच ऑन फॉर हाफ एन आवर, यानी कि 100 वाट का एक बल्ब है और उसको आधे घंटे के लिए ऑन किया गया। ठीक है जी। हीट लॉस ड्यू टू फ्लो ऑफ द करंट, कि करंट के फ्लो करने की वजह से इसमें हीट लॉस कितना हुआ है। तो देखिए जी, हीट लॉस के लिए आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि P इज इक्वल टू W बाय टी। ठीक है, यहां बेसिकली एनर्जी होती है, हीट एनर्जी का लॉस होगा ना, तो आप इसको E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां से आपके पास जो पावर है और T ये दोनों गिवन है, यानी आपने अगर E फाइंड करना है तो ये बन जाएगा P मल्टीप्लाई बाय टी। अब यहां पर जो टाइम है बच्चों ये हमें हाफ एन आवर यानी आधे घंटे की बात की हुई है। तो T इज इक्वल टू 30 मिनट है ना, तो आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो T इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 60, दैट इज इक्वल टू 1800 सेकंड के इक्वल आएगा। ओके जी। अब इसमें वैल्यूज लगाएं। E इज इक्वल टू 100 वाट इंटू 1800। ठीक है, और सॉल्व करने से क्या बनेगा 1800, और ये वाले दो जीरो भी इसमें आ जाएंगे। अब यूनिट लिखे। देखें यहां पर पावर है, पावर का यूनिट क्या होगा वाट, टाइम का क्या होगा सेकंड। तो वाट सेकंड को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, जॉल। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, जॉल लिखेंगे। तो इसी वजह से मैं डायरेक्ट इसको जॉल लिख देता हूं। अब हमने आंसर जो है ना वो मेगा जॉल में निकालनी है। तो मेगा कितना होता है 10⁻⁶। ये जो होता है ना मेगा, ये को इक्वल होता है 10⁻+6 के इक्वल। तो +6 बनाना है ना। तो देखें ये पूरे नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब अगर हम पॉइंट यहां पे लगा दें इस जगह पे, मैं इधर लिखता हूं 0.18 करें तो मल्टीप्लाई 10⁻6 नहीं हो जाएगा और साथ में जॉल, और 10⁻6 कितना होता है मेगा जॉल। जिसका मतलब है 0.18 मेगा जॉल। ये डेल्टा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर्स इन पैरेलल इज 6/5 ओम। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दो रेजिस्टेंस लगी हुई है और दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यानी RE है वो 6/5 है, 6/5 ओम है। उन दोनों में से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू बताई हुई है जो कि R1 है, उसको हमने 2 वैल्यू जो है वो गिवन है। हमने इसकी जो सेकंड रेजिस्टेंस है ना ये फाइंड करनी है। तो बच्चों इसमें एक तरीका कार तो ये है कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लें 1/RE इज इक्वल टू R1 1/R1 प्लस 1/R2, इसको सॉल्व कर लें। या दूसरा मैंने आपको डायरेक्ट एक मेथड बताया था कि जब भी दो रेजिस्टेंस लगी हुई होगी पैरेलल के कॉम्बिनेशन में, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर होता है वो होता है प्रोडक्ट, उन दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन्हीं दोनों का सम। ठीक है, अब वैल्यूज लगाएं इसमें। इस RE की जगह पर आप लिखेंगे 6/5 इज इक्वल टू R1 तो 2 है, R2 आपने फाइंड करना है, यहां से 2 और इधर से R2 आपने फाइंड करना है। अब नेक्स्ट आगे बहुत ज्यादा आसान है, कैलकुलेशन है सिंपल, लेकिन आप इन 2 को इसको कैंसिल नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने। 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे फैक्टर के साथ, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, फिर 6 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6R2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10R2।
नेक्स्ट इसको इधर लेके जाएं तो ये बन जाएगा 12 इज इक्वल टू 10R2 माइनस 6R2, तो कितना बन जाएगा 4R2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपने क्या फाइंड करना है जी, R2 फाइंड करना है। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, तो 3 ओम। तो हमारे पास इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बीटा होगा। ठीक है जी, इस तरह से सीरीज के केस में भी आ सकता है, जैसे ये पैरेलल में लिखा हुआ है, बस आपको ये फार्मूला लगाना था इसमें। सीरीज के केस में सीरीज वाला फार्मूला लगेगा। एन आइडियल करंट सोर्स शैल हैव द रेजिस्टेंस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास करंट सोर्स आइडियल हो तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। देखिए जी, करंट सोर्स हम क्यों बनाते हैं, जिससे हम करंट मैक्सिमम ले सकें, और रेजिस्टेंस क्या होती है, करंट में रुकावट होती है। तो करंट मैक्सिमम तब होगा जब रेजिस्टेंस नहीं होगी। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो आर किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, तभी आपके पास ये आइडियल होगा। लेकिन आइडियल हम इसको क्यों कह रहे हैं बच्चों, आइडियल इस वजह से कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा हमारे पास कंडक्टर नहीं होता कि जिसकी रेजिस्टेंस हो ही ना, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होती है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम आइडियल सिचुएशन लें तो ऐसी सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहां से एक और एमसीक्यूज भी बन जाता है, वो ये है कि अगर आपके पास आइडियल केस के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो, या सिंपल ये कह देते हैं कि आइडियल केस के अंदर करंट कितना होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब रेजिस्टेंस आपके पास कितनी हो रही है 0, तो करंट फिर कितना होना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं। ओम्स लॉ क्या बताता है, V इज इक्वल टू आई आर। आपने करंट फाइंड करना है, तो करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। तो आइडियल केस में आपने क्या कहा है कि रेजिस्टेंस क्या हो चुकी है 0, तो ये बन जाएगा V डिवाइडेड बाय 0। अब समथिंग डिवाइडेड बाय 0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो उस वक्त जो करंट होगा वो इन्फिनिटी को पहुंच जाएगा। तो ये भी एक अलग से एमसीक्यूज आता है अक्सर, तो इस वजह से मैंने साथ इसके डिस्कस कर दिया। पांचवा क्वेश्चन है कि इफ द फोर्थ बैंड इज मिसिंग ऑन द रेजिस्टेंस इस टॉलरेंस इज। ये कलर कोडिंग वाला जो आपका टॉपिक है कार्बन रेजिस्टेंस वाला, उसके रेलेवेंट ये क्वेश्चन है। तो ये इसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान से इनमें सारी चीजें याद करनी है। पहली चीज तो जो आपने याद करनी है, ये जो साथ टेबल आपको नजर आ रहा है, इस टेबल को आपने अच्छे से याद करना है, इसमें हर एक कलर की वैल्यू को याद करना है। उसके अलावा आपने यहाँ पर ये इनके स्टेप याद रखने हैं। इसमें जो फर्स्ट बैंड होता है ये किसको शो करता है, सेकंड और थर्ड किसको शो करता है। तो जो फर्स्ट जो होता है वो फर्स्ट डिजिट को, सेकंड डिजिट को, जो थर्ड होता है वो नंबर ऑफ 0 को बताता है, जबकि जो फोर्थ बैंड होता है वो टॉलरेंस को बताता है। और टॉलरेंस क्या होती है कि जो आपके पास मार्क्ड वैल्यू है उसमें पॉसिबल वेरिएशन कितनी हो सकती है, यानी उसमें जितनी भी वेरिएशन आएगी वो टॉलरेंस होती है। अब ये 3 तरह के हो सकती हैं। अगर तो हो गई सिल्वर, उसके लिए केस अलहदा होगा। गोल्डन के लिए, यानी गोल्ड अगर होगा तो उसके लिए गोल्डन कलर के लिए अलहदा होगा। और अगर कोई भी बैंड नहीं होगा तो उसके लिए अलहदा होगा। तो जब कोई बैंड नहीं होता तो उस वक्त उसकी वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है जी, लेकिन अगर यहाँ पर होता ना ये फोर्थ बैंड के अंदर मिसिंग ना होता, यानी यहाँ पर सिल्वर लिखा होता, तो फिर इसका जो आंसर था ये बीटा सही होना था, यानी 10%। और अगर गोल्ड लिखा होता तो फिर कितना होना था, 5%। तो इस तरह के, इस टॉपिक में से इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।